14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। मतलब जो पेरिस में काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी 14 जुलाई 1789 को। और इसमें मतलब ये लोगों के बीच में ये एक अफवाह फैली हुई थी कि बहुत जल्दी जो है जो फ्रांस के किंग हैं, राजा हैं, वो लोगों के ऊपर जो है ओपन फायर करने वाले हैं। रूमर स्प्रेड दैट द किंग वुड सून ऑर्डर टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजंस। मतलब वो नागरिकों के ऊपर जो है मतलब फायर करने वाले हैं, गोली चलवाने वाले हैं अपनी आर्मी से। ठीक है, ये इंसिडेंट है 14 जुलाई 1789 का। तो मतलब जो ओपनिंग पेजेस है आपकी बुक का, वो स्टार्ट होता था पैलेस ऑफ बेस्टाइल से। पैलेस मतलब क्या होता है? पैलेस मतलब होता है एक किला, ठीक है ना। और ये बेस्टाइल नाम का एक किला था फ्रांस में। तो यही यहाँ पे क्या हुआ कि कम से कम 7,000 लोग, औरतें और जो आदमी थे, पुरुष और महिलाएं जो थी, वो गैदर्ड हुई वहां पे। एंड दे फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। पीपल्स मिलिशिया का मतलब क्या होता है कि अपना एक ग्रुप फॉर्म किया। और जो पैलेस था, बेस्टाइल था, किले के सामने आके वो इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो मतलब बात यह है कि जो पैलेस ऑफ बेस्टाइल था उसके सामने 7,000 पुरुष और महिलाएं फ्रांस के इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनके बीच में रूमर फैला हुआ था कि किंग उनके ऊपर फायर करवाने वाले, गोली चलवाने वाले। और ये इंसिडेंट था 14 जुलाई 1789 का। अब हम देखते हैं ऐसा मतलब क्या हुआ। Several hundred people marched towards the part of the city and stormed the fortress. क्या था? फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो इस किले के पास जो है इकट्ठा हुए, और उन्होंने क्या किया, जो किला था बेस्टाइल का, उसको स्टॉर्म कर दिया। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? उसको उड़ा दिया। उड़ाने का मतलब ये नहीं था कि पूरा का पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो भी उन्हें मिला, अपने पास हथौड़ा, कुल्हाड़ी, जो भी मिला, उससे उन्होंने क्या किया, किले को मतलब तोड़ना शुरू कर दिया। किला तो बहुत बड़ा होता है वैसे, लेकिन मतलब उसको काफी हद तक उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया, उसकी दीवारें गिरा दी, तो मतलब काफी नुकसान पहुंचा दिया। तो ये अब देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। द पैलेस ऑफ बेस्टाइल। द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो लोगों ने जो है, फ्रांस के लोगों ने ये बेस्टाइल का किला गिराया क्यों? क्योंकि जो ये किला था, ये राजा की गलत कामों का पहचान था। ठीक है ना। राजा जो क्या करता था कि जो भी राजा के, किंग के खिलाफ होता था, किंग के अगेंस्ट में कोई भी कुछ बोलता था, तो वो उसको इसी किले में लाके जो उसे एज ए प्रिजनर उसे बंद कर देता था, और यहीं पे वो लोगों को टॉर्चर किया करता था। तो इससे जो लोग थे वो इस किले से बहुत नफरत करते थे। और जैसे उन्हें ये लगा कि हमें जो है राजा को मतलब सबक सिखाना है, जो है वो लोग राजा से वैसे ही बहुत नाराज थे, किंग से। तो उन्हें लगा कि अगर हम इस किले को गिरा देंगे तो हम किंग को दिखा सकते हैं कि पब्लिक जो है वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। इसीलिए लोगों ने क्या किया, जो किला था उसको तोड़ दिया। इसीलिए जो लोग थे वो किले से बहुत नफरत करते थे। द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। वो एक सिंबल था जो है राजा के मनमानी तरीके से, जो राजा रूल करता था। डिस्पोटिक, डिस्पोटिक मतलब क्या होता है? मनमानी तरीके से अपनी मनमर्जी करना, अपने पावर का मिसयूज करना। तो जो राजा का गलत तरीका था रूल करने का, उसका एक जो है मार्क था बेस्टाइल का किला, जिसे इन लोगों ने क्या किया, गिरा दिया, तोड़ दिया। Its stone fragments were sold in the market to all who wished to keep a souvenir of its destruction. ठीक है, और जो इसके टुकड़े थे, मतलब जो ईंट पत्थर थे, वो जगह जगह बांट दिए गए। लोगों ने अपने इसको लोगों ने मार्केट में भी बेच दिया, और लोग उनसे खरीदते थे ताकि सुवेनियर की तरह रख सके। सुवेनियर समझते हो ना, कि मतलब ये एक यादगार की तरह है ना, इसकी बहुत वैल्यू होती है। तो लोगों ने मतलब मार्केट में बेचा, मार्केट से लोगों ने खरीदा ताकि उसको एक याद की तरह अपने घरों में रख पाए। Historians saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king of France. ठीक है, अब जो इतिहासकार हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो था, जो भी ये चीज हुई, किला गिरा और लोगों ने मतलब जो भी ये सब काम किया, ये सिर्फ एक रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो ये जो आपका हुआ था ना 14 जुलाई 17 क्या डेट बताइए आपको? 14 जुलाई 1789। ठीक है ना, 1789। तो आप ये डेट जो है आप याद रखेंगे, 14 जुलाई 1789। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल डेट है, क्योंकि इसी दिन जो है आपका रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है,
तो इस दिन क्या हुआ था कि लोगों ने क्या किया, बेस्टाइल का किला जो था वो गिरा दिया, और उन्होंने जो है किंग को मतलब एक वो दे दिया था कि अब हम तुम्हें अपना रूलर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस डे को हम कहते हैं 14 जुलाई 1789 को हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसी दिन जो है फ्रेंच क्रांति हुई थी जिस दिन, और जो है राजा जो था उसका डिस्पोटिक रूल फ्रांस से खत्म हुआ था। ठीक है, तो ये तो आपने मतलब कि ये तो रिजल्ट देखा आपने कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा जो हुआ इसके पीछे क्या क्या कारण थे, अब हम उनको देखते हैं। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि लोग मजबूर हो गए इकट्ठा होने के लिए, ठीक है ना, पेरिस में। फिर उन्होंने किले को गिरा दिया, है ना, और ये सारे जो है उन्होंने कदम क्यों उठाए। अब एकदम लोग कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, पहला इसका रीजन क्या था, डिस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16। देखो ये हमने नतीजा देखा था, अब हम देख रहे हैं इसके पीछे के कारण, ये जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, ये हुई क्यों। तो उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेवोल्यूशन होता क्या है। रेवोल्यूशन मतलब होता है कि जब हम किसी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या एग्जिस्टिंग जो भी हमारे देश को रूल कर रहा है उसको हम जो है फोर्सिबली हटाना चाहते हैं, और उसकी जगह हम कोई जो है नया सिस्टम लाना चाहते हैं। मतलब जब हम अपने देश की गवर्नमेंट से, जब हम अपने रूलर से खुश नहीं होते हैं और उसको हटाकर हम पूरे नया सिस्टम लाना चाहते हैं, पूरा चेंज लाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये रेवोल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए जो हम कदम उठाते हैं, हम मान लो जो भी स्ट्राइक करें, हम जो भी कदम उठाते हैं उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ये फ्रांस में हो रहा था तो इसीलिए हम उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि फ्रांस के जो नागरिक थे वो अपने किंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है, जो भी वो चीजें कर रहा था वो लोगों के हित में नहीं था, लोग उससे बहुत परेशान थे, इसलिए वो उसको हटाकर जो है दूसरा सिस्टम लाना चाहते थे, नया बिल्कुल सिस्टम ही चेंज करना चाहते थे। तो इस तरह का जब भी क्रांति, जब भी ये इस तरह का अपोजिशन होता है, जब लोग अपोज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, वो भी लार्ज स्केल पर, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने रशियन रेवोल्यूशन सुना होगा, आगे चल के आप रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे कि रशिया में भी ऐसी रेवोल्यूशन हुआ था, जब वहां की पूरी पब्लिक मिलकर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो है राजा को हटा दिया था। ठीक है, तो रेवोल्यूशन का ये होता है कि बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है। ठीक है, काफी लार्ज स्केल पर होता है, और इसमें जो है पब्लिक जो है अपनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से नाखुश होती है, परेशान होती है, और उसको हटाना चाहती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फ्रांस के लोग अपने किंग से इतने नाखुश क्यों थे, क्यों वो इतने परेशान थे उससे। तो पहला रीजन है डिस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16। ठीक है, जो वहां का राजा था उसका नाम क्या था, फ्रांस का राजा लुइस 16 नाम था। ठीक है, और उसका रूल कैसा था, डिस्पोटिक। डिस्पोटिक मतलब क्या होता है, मनमानी तरीके करना। अब 1774 में लुइस 16 ऑफ द बुर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। मतलब वो जो लुइस 16 था वो बुर्बन फैमिली का था, और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसको राजा बना दिया गया। तो वो मेच्योर भी नहीं था बहुत ज्यादा। और उसकी जो क्वीन थी, उसकी जो वाइफ थी, वो ऑस्ट्रिया की थी, उसका नाम था प्रिंसेस मैरी एटोइनेंट। ठीक है, तो उसकी रानी का नाम था मैरी एटोइनमेंट, और वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नाउ तो ये जो राजा था, एक तो कम उम्र में किंग बन गया फ्रांस का, तो उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था रूल करने का। देन लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेस्ड द फ्रेंच फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देन दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी फ्रांस के साथ, कि फ्रांस जो था ना, हमेशा लड़ाई करना उसको बहुत पसंद था। मतलब जहाँ पे उसको मतलब भी नहीं होता था ना, वो भी वहां पर भी वो जो होता ना अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए, क्योंकि पुराने जमाने में क्या था ना कि लोग जो है उनको ये शो करना कि हम बहुत पावरफुल हैं, उनको ज्यादा मजा आता था। तो जहां मतलब उनकी जरूरत भी नहीं होती थी ना, वहां भी लड़ाई करने के लिए कूद जाता था फ्रांस। अब मतलब कि एलाई बना लेता था, जैसे अमेरिका है या फिर किसी और के साथ मिलके, और लड़ाई करने के लिए कूद पड़ता था। तो अब लड़ाई तो आप करने के लिए कूद पड़े, लेकिन जब आप लड़ाई करते हो तो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी तो खत्म होते हैं ना, पैसे भी खत्म होते हैं। जब आप लड़ाई में सारे पैसे खर्च कर दोगे, तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे, है ना। तो इससे क्या हुआ था कि फ्रांस के ऊपर जो है काफी सारा कर्जा चढ़ गया था, कम से कम 2 बिलियन लीवर्स का कर्जा चढ़ गया था। लीवर्स वहां की करेंसी थी। तो लड़ाई करने के लिए कांस्टेंट लड़ाई में लगा रहता था। उल्टा फ्रांस जो था उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी अमेरिका के साथ। ठीक है, तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो थी, 13 कॉलोनीज थी जिसपे अमेरिका का कब्जा था, वो छीन लिया था ब्रिटेन ने। ठीक है, इसको ध्यान समझना। यूएसए जो था उसकी 13 कॉलोनीज थी, 13 देशों पे उसका राज्य था। ठीक है, लेकिन उनको अमेरिका से छीन लिया था ब्रिटेन ने। अब फ्रांस जो था, क्योंकि अमेरिका का दोस्त था, ठीक है, तो उसने मतलब
जो है अपने आप को बहुत दोस्त दिखाने के लिए कि हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं अमेरिका के, उसने क्या किया, ब्रिटेन से लड़ाई की और ब्रिटेन से उसकी अमेरिका की 13 कॉलोनीज को फ्रीडम दिला के वापस अमेरिका को दे दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि चलो फ्रेंडशिप तो मानी गई, लेकिन इसमें जो है फ्रांस का बहुत ज्यादा खर्चा हुआ, जबकि उसका कोई ऐसा डायरेक्ट मतलब भी नहीं था, लेकिन तब भी वो जानबूझकर हर लड़ाई में कूद पड़ता था और उससे उसके ऊपर ही जो है एक्सपेंस जो था वॉर का वो बढ़ने लग गया, वो कर्जे में डूबता गया। देन आपको पता है कि जो किंग होता है उसके खुद के जो रहन सहन होता है वो भी काफी लग्जरियस होता है। उसका एक बहुत बड़ा महल था वर्सेल्स में, फ्रांस की एक बहुत ही बड़ी सिटी है वर्सेल्स, तो उसी में उसका एक महल था जो एक बहुत बड़ा महल था, और उसमें मतलब उसको उसका जो है टेक केयर करने में भी बहुत मतलब पैसे खर्च होते थे। तो मतलब उसका जो एक्सपेंस था अपनी कोर्ट को देखने का, जो उसने दिया हुआ ना, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, इतना बड़ा महल का रेगुलर देख रखाव करना, देन इतनी बड़ी आर्मी का रख रखाव करना, सैलरी देना, कोर्ट का जो है कोर्ट में जो लोग काम करते हैं उनको देना, देन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पैसे देना, देन जो यूनिवर्सिटी है द स्टेट है ना। तो इससे क्या होगा कि इतना मतलब ज्यादा बर्डन था। अब बिना मतलब का तुम्हें तो आपसे किसी ने कहा नहीं लड़ाई करो फालतू में, है ना, तो जाके हर लड़ाई में कूद पड़ना, है ना, उल्टा जो है यहाँ पे पब्लिक परेशान है और आप जो है अपने खाने पीने ऐशो आराम में पैसे खर्च कर रहे हो, तो इससे और पब्लिक के ऊपर आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो जब इतने सारा बोझ था किंग के ऊपर, तो उसने क्या किया उसने मतलब और कोई जरिया निकालने के बजाय उसने टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स तो आप जानते ही क्या होता है ना, पब्लिक से पैसे लेना। तो अब क्या हुआ कि जो बेचारी काम आप गलत सलत कर रहे हो, है ना, लड़ाई में आप इन्वॉल्व हो रहे हो और उसका भुगतान कौन कर रहा है, गरीब पब्लिक। कि आपने जब देखा कि हमारे ऊपर जो है कर्जे में हम डूब रखे हैं, अब आपने दूसरे देशों से कंट्री से कर्जा ले रखा है, तो आपने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया जो गरीब पब्लिक है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अभी आप देखोगे टैक्सेशन का सिस्टम यहाँ पे आगे चल के, तो जो टैक्स बढ़ा दिया तो उससे क्या हुआ कि पब्लिक काफी ज्यादा नाराज हो गई किंग से कि लड़ाई में आप जाके भिड़ जा रहे हो, है ना, अपनी ऐशो आराम पर पैसे खर्च कर रहे हो, महल पर खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ, और हम लोग जो गरीब पब्लिक है वो बेचारी सारा टैक्स भर रही है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि जो भी लुई 16 का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो काम करने का तरीका था, वो बिल्कुल ही गलत था। वो मतलब पूरे फ्रेंच सोसाइटी को संभाल, फ्रेंच कंट्री को संभाल नहीं पाया वो। ठीक है, उसका रूल करना ही बिल्कुल ही गलत था। देन उसके बाद डिवीजन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसका डिवीजन भी ऐसा था कि मतलब जो लोग थे वो काफी परेशान थे। जैसे जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको हम कहते थे ओल्ड रेजिम। ठीक है, ये देखिए ओल्ड रेजिम में डिवाइडेड था। ओल्ड रेजिम मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, तो ये देखिए आप तीन स्टेट्स में फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड, जैसे हमारे में कास्ट सिस्टम होता है ना, वैसे इनके में था तीन स्टेट्स, मतलब कि जो फ्रांस की पुरानी सोसाइटी थी वो तीन स्टेट्स में डिवाइडेड थी। अब देखो फर्स्ट स्टेट क्या है, अभी जो पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें। ठीक है, डिवीजन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, क्राइटेरिया फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। देखो फर्स्ट स्टेट में कौन कौन था, क्लर्जी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, क्लर्जी कौन होते हैं, जो फादर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं ना। देखो हमारी इंडियन सोसाइटी से इसको कंपेयर करो, जैसे इंडियन सोसाइटी में भी सबसे ऊपर कौन होता है, ब्राह्मण्स होते थे, उसके बाद किंग, और फिर उसके बाद शूद्र। उसी तरह से फ्रेंच सोसाइटी में भी सबसे ऊपर कौन थे, क्लर्जी। क्लर्जी मतलब जो आपके चर्च के जो फादर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं। सेकंड नंबर पे थे आपके नोबल्स, जो किंग होते हैं, या फिर जो सरकारी ऑफिसर्स में बैठने वाले जो नोबल्स हुआ करते थे, है ना, नोबल्स मतलब किंग और उसके साथ के ऑफिसर्स, ये सेकंड नंबर पे थे। और सबसे लास्ट स्टेज पर थर्ड नंबर पे थे आपके जो बिजनेसमैन थे, वर्कर्स थे एंड पीजेंट्स थे। ठीक है, तो थर्ड स्टेट पे आपके छोटे मोटे बिजनेसमैन या रिच बिजनेसमैन, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे। अब इसमें हर तरह के लोग थे, मतलब गरीब भी थे और थोड़े बहुत मिडिल क्लास भी थे, मतलब बहुत रिच तो नहीं थे, लेकिन गरीब से गरीब और मिडिल क्लास सबके सब थर्ड स्टेट में थे। तो ये था फ्रेंच सोसाइटी का डिवीजन। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन था, क्लर्जी, नंबर 2 पे नोबल्स एंड नंबर 3 पे रिच बिजनेसमैन, वर्कर्स एंड पीजेंट्स। अब इसमें भी देखो बिजनेसमैन में भी रिच भी थे और मिडिल क्लास भी थे, वर्कर्स एंड पीजेंट्स में मिडिल क्लास और पुअर भी थे, सबके सब थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था।
एनलाइटमेंट आइडियाज, ठीक है। अब इसमें से जो फर्स्ट स्टेट था और सेकंड स्टेट था, ये दोनों जो थे किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। लेकिन जो ये थर्ड स्टेट था, ये जिसमें बिजनेसमैन, वर्कर्स और पीजेंट्स थे, ये चाहते थे कि बदलाव लाया जाए, बदलाव जरूरी है। अब ये लोग बदलाव क्यों चाहेंगे? क्योंकि सारे मजे तो इनके थे, इनको तो सब कुछ मिल रहा था आसानी से, तो ये तो बदलाव चाहते नहीं थे। तो ऐसे चाहते थे कि थर्ड स्टेट काम करता रहे और हमें इसका सारा फायदा मिलता रहे, है ना। तो ये दोनों तो बदलाव चाहते नहीं थे, लेकिन ये जो बेचारे थे ये बदलाव चाहते थे। देन थर्ड क्या था इसमें? प्रोपर्शन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब फर्स्ट स्टेट जो था वो फ्रांस का, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट, ये पूरे फ्रांस का सिर्फ 2% था, ठीक है ना। 2% जो पॉपुलेशन थी वो क्लर्जी और नोबल्स की थी। बाकी 98% जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? इन लोगों की, बिजनेसमैन, वर्कर्स एंड पीजेंट्स की थी। तो आप सोचिए कि सिर्फ 2% लोग थे जो कि पूरे 98% लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। देन लैंड होल्डिंग्स, देखो सिर्फ 2% आपके क्लर्जी और नॉबल्स हैं, 98% आपके गरीब लोग हैं। लेकिन इन 98% के पास फ्रांस की पूरी लैंड का कितना था? 60%, ठीक है। और बाकी जो है 10% किसका था? क्लर्जी का था, और 30% नोबल्स के पास था। तो मतलब इनकी संख्या कम थी, देखो सिर्फ 2% है, लेकिन 2% होने के बावजूद इनके पास 10% और 30%, टोटल 40% जमीन इन लोगों के पास थी। और जो मैक्सिमम जो गरीब जनता थी उनके पास बहुत ही कम जमीनें थी। मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मुट्ठी भर लोगों के पास सारी जमीनें हैं और जो मैक्सिमम लोग हैं उनके पास मुट्ठी भर जमीनें हैं। तो हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का। मतलब जो जितने भी, बस सिंपल सी बात समझ लो कि जितने भी ये राजा थे, जितने भी प्रीस्ट थे चर्च के सब की सब जमीनें हड़प के बैठे हुए थे, ठीक है। और जो बेचारे गरीब लोग थे सारा मेहनत करते थे, उनके पास जमीनें ही नहीं थी। अब हम देखते हैं कि टैक्सेशन कैसा था, टैक्स कौन पे करता था। टैक्स देखो, टैक्सेशन, पेड 2% ऑफ देयर इनकम, पेड नो टैक्सेस। अब देखो जो क्लर्जी था, मतलब जो चर्च के लोग थे, वो सिर्फ 2% टैक्स पे करते थे। सोचो, ओनली 2% ऑफ देयर इनकम, सारी की सारी जमीन इनके पास थी, सारी इनकम इनकी होती थी, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये तब भी 2% ही टैक्स पे करते थे। और बाकी जो आपके किंग है वो तो बिल्कुल ही टैक्स नहीं पे करते थे। पेड नो टैक्सेस बिकॉज ऑफ अ फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड नो टैक्सेस, ठीक है। तो अपने मन से इन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा था कि राजा जो है या जो ऑफिसर्स हैं वो कोई टैक्स पे करेंगे ही नहीं, जबकि सबसे अमीर यही दोनों थे, ठीक है ना, और टैक्स पे नहीं करते थे। जबकि पेड नियरली हाफ ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस। और ये बेचारे जो वैसे ही गरीब थे, एक जो किसान है या फिर एक जो जिसके पास कुछ नहीं है, वो बेचारा अपनी सैलरी का हाफ जो है टैक्स में पे करता था। टेले ऑन डेली कमोडिटीज लाइक सोप, सॉल्ट एंड ब्रेड ड्यू टू नोबल्स एंड टिथे टू द चर्च। दो तरह के टैक्स फ्रांस में लिए जाते थे, एक था टेले और एक था टिथे, ठीक है। तो आम पब्लिक को दो तरह के टैक्स देने पड़ते थे। एक था टिथे, टिथे वो था जो लोग चर्च को देते थे, ठीक है ना, उनको चर्च को भी पैसे देने पड़ते थे आम पब्लिक को। और एक टैक्स था जो उन्हें डेली जो चीजें होती है कमोडिटीज, उनके लिए उनको देनी पड़ती थी। जैसे आप सोप खरीद रहे हो, सॉल्ट खरीद रहे हो, ब्रेड खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो उसको हम टेले कहते हैं। और जो टैक्स चर्च को जाता था उसको हम टिथे कहते हैं। तो जो आम पब्लिक थी, जो थर्ड स्टेट था, वो सारा का सारा टैक्स का बोझ आप देखिए किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट के पास, स्टेट के ऊपर। जबकि सबसे गरीब भी वही थे, जबकि जो सबसे अमीर है कोई टैक्स ही नहीं पे कर रहा है, और जो क्लर्जी है वो सिर्फ 2% टैक्स पे कर रहा है। तो ये हाईली जो है गलत हो रहा था फ्रांस में। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आप ये देखिए, आपको पहला रीजन समझ में आ गया होगा कि लुई 16 का जो रूल करने का तरीका था वो बिल्कुल ही गलत था। हमेशा वो लड़ाई में इन्वॉल्व रहता था और जो है सारा अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहा था। ट्रीटी ऑफ वर्सेस के सॉरी वर्सेस जो उसका महल था उसके ऊपर सारा खर्चा हो रहा था, आर्मी के ऊपर खर्चा हो रहा था, उसके खाने पीने, रहन सहन, घूमने फिरने के ऊपर खर्चा कर रहा था वो। और गरीब पब्लिक के ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, चीजों की कीमतें बढ़ रही थी, ठीक है। फिर दूसरा आपने देखा कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इसमें से सबसे गरीब जो था वो थर्ड स्टेट था, और सारा का सारा टैक्स का बर्डन भी थर्ड स्टेट के पास ही था। उसको अपनी इनकम का, अगर मान लो किसान है, अगर उसको 20 रुपए मिल रहे हैं तो 20 में से भी 10 रुपए उसको टैक्स में पे करना पड़ता था।
ठीक है, ये तो बिल्कुल अनइक्वालिटी थी, एक्सप्लॉयटेशन था। अब तीसरा रीजन हम देखते हैं क्या होता, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब क्या होता है कि फ्रांस में जो जरूरत वाली चीजें थी उनकी कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1789। मतलब फ्रांस की जनसंख्या थी वो काफी तेजी से बढ़ रही थी, और उसके अकॉर्डिंग ग्रेन्स जो है वो उसकी उपज नहीं हो पा रही थी, मतलब खेतों में इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ जो लोगों की सैलरीज थी वो फिक्स थी। ठीक है, और जो कीमतें भी बढ़ती जा रही थी, कीमतों से मतलब कीमत बढ़ती जा रही थी, जो चीजें थी ब्रेड है चाहे जो खाने पीने वाली चीजें, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही थी, और जो वर्कर्स थे उनकी सैलरी फिक्स की फिक्स थी, उसके हिसाब से सैलरी बढ़ी नहीं रही थी। तो इससे क्या हुआ कि जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप था ना वो दिन पर दिन इंक्रीज होता जा रहा था, है ना। तो सिंपल सी बात समझ लो ये कि फ्रांस में महंगाई बढ़ती जा रही थी और सैलरी जो थी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो अमीर था वो अमीर होता गया, और जो गरीब था बेचारा वो गरीब का गरीब ही होता गया। उसके साथ साथ कभी वहां पे सूखा पड़ जाता फ्रांस में, कभी ओले पड़ जाते, इससे क्या हुआ फसलें भी खराब हो जाती थी। और जब फसल खराब होती तो आप जानते हो कि वो किसमें होते थे, वो थर्ड स्टेट वाले ही थे। जैसे जो इंडिया से ही आप कंपेरिजन करो ना, जो किसान था बेचारा, उसकी प्रोडक्शन जहाँ पे खराब हुई उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसका सारा का सारा प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि खेतों में अगर अच्छी प्रोडक्शन होगी तभी उसको फायदा होगा। तो ये 3 रीजन थे कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस था फ्रांस में, मतलब लगातार वहाँ पे जो है जो असेंशियल चीजें थी उनका जो रेट था वो बढ़ता ही जा रहा था, और पब्लिक का जो सैलरी था, पब्लिक के हाथ में पैसे थे ही नहीं, अब वो क्या खरीदेंगे, वो तो भूखे ही मरेंगे। चीजें बढ़ती जा रही हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं, और खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है। देन फोर्थ क्या हो गया, इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसोफर्स। ठीक है, अब चौथा रीजन क्या था कि इसी समय एक तो लोग देखो पहले परेशान थे लुइस के साथ, लुइस की गलत नीति की वजह से। ठीक है, उसने पूरे देश को, फ्रांस को कर्जे में डुबो दिया था, लड़ाई लड़के अपनी लग्जरियस लाइफ की वजह से। दूसरा जो था मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें सारा का सारा टैक्स का बोझ थर्ड कैटेगरी के ऊपर ही था, जो गरीब पीजेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, उनके ऊपर था। तीसरा सब्सिस्टेंस क्राइसिस की प्रॉब्लम थी कि दिन पर दिन जो जरूरत वाली चीजें थी उनकी कीमतें बढ़ती जा रही थी। चौथा अब क्या हो गया कि इंस्पिरेशन फ्रॉम फिलोसोफर्स। अब इसी समय बहुत सारे लोग थे जो अपनी किताबें लिख रहे थे। ठीक है, जैसे जिस उसमें से बहुत फेमस थे जॉन लॉक, ये बहुत ही फेमस फिलोसफर थे, तो उन्होंने अपनी किताब लिखी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड डिवाइन राइट। मतलब इसमें ये जो बुक है इसमें ये दिया हुआ है कि किसी को भी डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि किसी को भी पैदाइशी जो है किसी भी तरह का हक नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जिसमें जिस हिसाब से जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से आपको अधिकार मिलना चाहिए। अब जैसे किंग या किंग का बेटा भले ही किसी एलिजिबल हो या ना हो, उसमें कोई क्वालिटी हो ना हो, लेकिन वो राजा बन जाता है भले ही रूल ना कर पाए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जॉन लॉक की बुक है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, इन विच ही sought to refute the doctrine of the divine and absolute right। उसने कहा कि ऐसा नहीं कि राजा को सारा अधिकार मिल जाना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट का मतलब क्या होता है कि राजा के हाथ में ही सारा अधिकार अगर आप दे दोगे तो क्या होगा, वो अपनी मनमानी करेगा और पूरा का पूरा जो है सिस्टम बेकार कर देगा। तो ये जॉन लॉक ने कहा था अपनी बुक में टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, तो आप इस बुक का नाम याद रखिएगा। ठीक है, फिर दूसरे थिंकर थे जिनका नाम था जीन जैकस रूसो। उन्होंने जो है कहा कि कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड एंड प्रपोजिंग अ गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार बने उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो जीन जैकस रूसो ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट बने उसमें वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बननी चाहिए बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आज की गवर्नमेंट है ना, हम लोग वोट डालते हैं तब जाके गवर्नमेंट बनती है, उसी तरह से जीन जैकस रूसो ने कहा था। मतलब सोचो जो हमें ये डेमोक्रेसी जो हम ये सब कर रहे हैं ना हमारे देश में, ये सब फ्रांस का दिया ही हुआ है। कि देखो जीन जैकस रूसो ने उसी समय कह दिया था कि सरकार ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक जो है उसका और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच जो है कॉन्टेक्ट होना चाहिए, और तब हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए। और वही होता है डेमोक्रेसी में, हम लोग वोट डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। तो ये सारे आइडियाज जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमें मिले थे। देन उसके बाद एक और आपके जो फिलोसफर थे द स्पिरिट ऑफ द लॉज,
Montesquieu proposed a division of powers within the government between legislative, the executive and the judiciary. तो जो ये मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने कहा कि जो भी गवर्नमेंट की राजा का रूल खत्म होना चाहिए और गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट में भी जो पावर है वो डिवाइडेड होनी चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये तो आप जानते हो ना, हमारे देश में भी यही व्यवस्था है आज के टाइम में। तो ये सारी की सारी चीजें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही ली है, क्योंकि फ्रांस में डेमोक्रेसी उसी समय 17वीं सेंचुरी में ही जो है स्टेब्लिश हो चुकी थी। तो देखिए आज के टाइम में हमारे देश में जो है लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा है, और एग्जीक्यूटिव है, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो हमने ये सारी चीजें फ्रांस से ही बोरो की है। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा, ठीक है। तो ये जो तीनों थिंकर्स थे, और भी लोग थे जो अपनी किताबें लिखते थे, जैसी सारी बुक्स लिखी हुई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। तो लोग जब जो लोग पढ़े लिखे थे वो इन बुक्स को पढ़ते, और उनको समझ में आता कि ये जो किंग है ये हमारे साथ गलत कर रहा है, ठीक है ना, इसको हटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजा जो है रूल करने के लिए आया है, वो कोई भगवान का मैसेंजर नहीं है। क्योंकि तो बहुत जगह ये फैला दिया गया था ना कि जो किंग होता है वो भगवान का भेजा हुआ दूत होता है, और वो जो कहेगा वही सब सही कहेगा, है ना। तो लेकिन जब लोगों ने किताबें पढ़ी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें कहा गया था कि भाई जो किंग है वो कोई भगवान का भेजा हुआ नहीं है, और ये जो अपनी मनमानी कर रहा है, हम मर मर के जो है पैसे कमा रहे हैं, और ये जो है पैसे उड़ा रहा है फालतू में, है ना, और सारा का सारा बोझ हम लोगों के ऊपर आ रहा है। तो ये सब जब लोगों को रियलाइज हुआ, तब लोग के अंदर एक जो है फीलिंग आने लगी कि अब हमें इस जो किंग का रूल है उसको खत्म करना जरूरी है। देन पांचवा फैक्टर क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए? तो जो चौथा मैं आपको बता रही थी कि लोग जो थे इस तरह की किताबें पढ़कर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उनको बहुत सारे आइडियाज आए कि अब हमें जो है फ्रांस में किंग को नहीं झेलना है, और इसको हमें निकाल कर फेंकना है। क्योंकि देखो जब हमें आइडियाज आते हैं ना बाहर से, जैसे हम इंडिया जब गुलाम था, तो जो हमारे इंडिया के पढ़े लिखे लोग थे ना, तो इन लोगों की बुक्स पढ़ते थे कि जब सुनते थे कि अच्छा फ्रांस में क्रांति हो गई है, रशिया में क्रांति हुई है, तो हम लोग को भी दिमाग आ रहा था कि हम लोग भी अपने देश में ऐसा कर सकते हैं। जब उन्होंने किया तो हम भी ब्रिटेन को यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो लोग इससे एलाइटमेंट होते हैं, उनको नॉलेज आती है, और उनको भी रेवोल्यूशन करने की हिम्मत मिलती है। तो लोगों ने जब ये सब किताबें पढ़ी है तो उनके अंदर अवेयरनेस आई है, और उन्होंने फिर क्रांति को स्टार्ट किया है। नाउ द रोल ऑफ मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास का रोल भी बहुत जो है इसमें इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब मिडिल क्लास वो लोग थे जैसे मर्चेंट्स, है ना, जो बहुत गरीब भी नहीं थे बहुत अमीर भी नहीं थे, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, देन प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स हो गए, आपने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए। ये जो थे ये लोग मिडिल क्लास थे, ठीक है ना। ये लोग मतलब पढ़े लिखे लोग थे, देवर एजुकेटेड पीपल, लेकिन मतलब ये बहुत हाई भी नहीं थे और ना ही बहुत ही गरीब थे। तो और उल्टा ये लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है ना। तो इनका मानना था कि किसी को भी बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ये लोग सब खिलाफ थे, ठीक है ना। तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो पढ़ लिख गए, तो उनका मानना था कि सिर्फ बर्थ के अकॉर्डिंग किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि सिर्फ तुम राजा के परिवार में पैदा हो गए हो तो इसलिए नहीं कि तुम्हें अगला राजा बना दिया जाए, भले ही तुम्हारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो, और तुम्हें उठा के राजा बना दिया जाए, है ना। तो ये लोग जो थे मिडिल क्लास, वो लोग इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगा कि जो लायक है रूल करने के उसी को रूल करने का अधिकार मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ इस बेसिस पर कि वो जो है नोबल का बच्चा है या फिर वो राजा के परिवार में पैदा हुआ है तो उसको हम राजा बना दें, वो कोई प्रीस्ट का बच्चा है तो उसको हम प्रीस्ट वाला काम दे दें, है ना। तो जो भी आपको स्पेशल इंपॉर्टेंस मिल रही है वो बर्थ के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए, जिस आप लायक हैं उस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज लोगों के दिमाग में घर कर गई। तो वो बिल्कुल एकदम खिलाफ हो गए कि अब राजा का जो बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, अब उल्टा हमें राजा का जो रूल है उसको हटा के फेंकना है। The ideas of these philosophers were discussed intensely in saloons and coffee houses and spread among people, books and newspapers. ये जो डिफरेंट आइडियाज थे जो लोग पढ़ते थे, ये मिडिल क्लास के जो लोग थे ये पढ़ते थे, और जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में बैठकर या सड़क के किनारे बैठकर आपस में बात करना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, और मतलब ऊंची आवाज में ये पढ़कर सुनाते थे, ताकि जो लोग पढ़े लिखे हैं, क्योंकि सब तो लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, ठीक है ना, तो जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उनकी बातों को सुन सके। तो आप जानते हैं कि अपना ग्रुप बना के बैठ के बात करना, चर्चा करना कि तो हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, हमें अब इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, है ना। और देखो ये फिलोसफर ने ऐसी बात कही, देखो ये न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल निकला हुआ है। तो इस तरह से लोगों को एक दूसरे को अवेयर करने लग गए।
चाहे कॉफी हो शॉप हो चाहे सैलून हो चाहे रेस्टोरेंट हो, सब आपस में बात करते थे और चिल्ला चिल्ला के इन चीजों को पढ़ते थे, ताकि सबको जो अनपढ़ है वो भी उनकी बातों को सुन सके और समझ सके। द न्यूज दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस able to meet the expenses of the state generated anger protests against the system of privilege। अब जैसे ही लोगों को ये सब बातें तो हुई रही थी, अब लास्ट में लोगों को ये सुनाई दिया, जैसे आपको पता ना कि फ्रांस हमेशा लड़ाई में लगा रहता था, तो अब उसने क्या किया, जो है लुई 16 ने फिर से जो है टैक्स बढ़ाने की सोची। अब लोगों के बात कानों में ये बात पहुंच गई कि जो लुई 16 है वो फिर से टैक्स बढ़ाने वाला है। बस फिर लोगों का जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पे जो है चला गया। अब उसके ये मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए हैं। अब इसके आगे का जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी देखो थोड़ा सा मेरे जो है वॉइस भी मेरी ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा इतना वो नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब वैसा ये चैप्टर डिटेल में है। तो बस सिंपल सी बात इतना समझ लेना कि सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है, बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय करने का दे रखा है। और बेस्टाइल डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है कि जो डिस्पोटिक रूल था किंग का, उसको पब्लिक ने खत्म कर दिया। और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का दिन था 14 जुलाई 1789 का। ठीक है। अब उस दिन माना जाता है कि जो किंग का रूल था वो फ्रांस से जो है वो लगभग खत्म हो गया था। अब फिर उसके हमने फ्लैशबैक में हम लोग गए हैं, पीछे गए हैं कि ऐसा हुआ क्यों, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों। तब मैंने आपको 5 रीजन बताए हैं, किस तरह से लुई 16 का गलत तरीके से रूल करना, हमेशा वॉर में इन्वॉल्व रहना फ्रांस का, और किस तरह से उसने पूरे फ्रांस को कर्जे में डुबा दिया था, और खुद वो लग्जरियस लाइफ जीता था, खाने पीने घूमने फिरने पर मौज मस्ती करता था, वो सारे पैसे अपने ऊपर खर्च करता था, अपने महल को देखने में, अपनी आर्मी को मेंटेन करने में। तो बहुत बुरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था फ्रांस। दूसरी तरफ उसने क्या किया था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी, जो जरूरत खाने पीने वाले सामान, जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ती जा रही थी, और लोगों की सैलरी बढ़ा ही नहीं रहे थे, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं थी। इससे अमीर और गरीब का गैप बढ़ता जा रहा था। फिर आपको मैंने बताया था कि मिडिल क्लास किस तरह से ग्रो हो रही थी। जो मिडिल क्लास थी वो पढ़े लिखे लोग थे, और उनको ये रियलाइज हो चुका था कि जो सिर्फ बाय बर्थ हम किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज हमें नहीं देनी चाहिए, जो जिस लायक होता है उसी तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए। तो अगर भले ही ये लुई 16 किंग है, किंग की फैमिली पैदा हुआ, लेकिन अगर उसे रूल करना नहीं आता है तो उसे हमें उठा के फेंक देना चाहिए। देन उसके बाद जो फिलोसफर्स थे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फिलोसफर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी, और उन किताबों को जब लोग पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, तो उन्हें अवेयरनेस हुआ कि यार जो है हम अब किसी की भी जो है जो रूल है गलत तरीके से, उसको अब हम नहीं झेलेंगे। और फिर जो है फ्रांस की सोसाइटी का 3 स्टेट्स में डिवाइड होना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जिसमें सारा का सारा बर्डन जो था वो टैक्स का वो थर्ड स्टेट के ऊपर था। ठीक है। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, इसमें आपका क्लर्जी और नोबल था, वो सारे मजे लेते थे, वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलते थे, और सारा का सारा टैक्स का बर्डन किसके ऊपर था, थर्ड स्टेट के पास। तो ये 5 रीजन थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के। अब तो ये इसी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। इन सारी चीजों से जो है फ्रांस की पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज थी, बहुत ज्यादा मतलब नफरत करती थी अपने किंग से, क्योंकि गरीब थी, उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा था, किंग जो था वो कुछ नहीं कर रहा था और सिर्फ अपने मजे कर रहा था। तो इसीलिए फ्रांस में क्रांति हुई। अब इसके आगे क्या हुआ वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई बच्चा मुझे जो बेटा स्क्रीनशॉट लेके जरा भेज देना अटेंडेंस के लिए, ठीक है।